हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है आचार्य सर जगदीश चंद्र बोस। जब भी प्लांट्स के बारे में बात होती है कि प्लांट जीवित हैं, वो भी एक लिविंग थिंग्स हैं, वो भी सांस लेते हैं, तो हमें इन साइंटिस्ट की याद आती है क्योंकि इन्होंने ये प्रूव किया था कि प्लांट्स भी हमारी तरह ही उनमें ग्रोथ होती है, उनमें भी जो प्रोसेस चलती है सांस लेने की, सांस छोड़ने की, यानी कि एक लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स को देखना शुरू किया था इनके एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही सबने। ठीक है, तो आज जानेंगे इस लेक्चर में इनकी लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में कि और ये भी जानेंगे कि साइंस में इनकी मेजर क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको हम जानते हैं प्लांट्स में जो उन्होंने काम किया था, प्लांट्स के बारे में जो रिसर्च की थी, उसके बेसिस पे ज़्यादा इनकी पहचान हुई थी। तो ये ग्रेट साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, और इनके नाम के आगे आचार्य इसीलिए जुड़ा है। इसके पीछे भी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्टोरीज़ होती हैं, हर तथ्य के पीछे भी कोई स्टोरी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर। तो जगदीश चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था विक्रमपुर में। अब जो है वो पार्ट है, बांग्लादेश का पार्ट हो गया मुंशीगंज में, और 30 नवंबर 1858 को इनका जन्म हुआ था। भगवान चंद्र बोस इनके पिताजी का नाम था, जो कि ब्रह्म समाज के लीडर भी थे और उस टाइम पे डिप्टी मैजिस्ट्रेट भी थे या असिस्टेंट कमिश्नर थे। ये बात हो रही है 1858 की, तो मान लो उस टाइम पे हम गुलाम ही थे। तो उस टाइम पे जब गुलाम थे तो ये बहुत एक बड़ी पोस्ट थी, अच्छी पोस्ट पे थे ये। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इनकी स्कूलिंग जो होगी वो भी एक अच्छे स्कूल में होगी, जैसे आज के टाइम में भी स्टेटस से बात जोड़ देते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अच्छे स्कूल का मतलब कि महंगी महंगी फीस जिसमें है इंग्लिश मीडियम का, ये ट्रेंड वहाँ से ही था, उस टाइम पे था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनको एक लोकल स्कूल में पढ़ाया गया, गाँव के स्कूल में पढ़ाया गया। तो ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ कि जगदीश चंद्र बोस जो हैं उनको फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन भी कहा जाता है और इन्वेंटर ऑफ क्रेस्कोग्राफ भी कहा जाता है। ये क्रेस्कोग्राफ क्या है इसके बारे में आपको बताती हूँ नेक्स्ट, इसी क्लास में बताऊंगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जगदीश चंद्र बोस, इसमें देखिए आप कि वो एक फिजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंस राइटर भी थे। वो इतनी सारी सब्जेक्ट में उन्होंने महानता हासिल की हुई थी, एक मास्टरी उनके पास थी इतने सारे सब्जेक्ट्स में। रेडियो वेव और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें इनको पायनियर माना जाता है। बहुत अच्छा काम किया था। और इम्पॉर्टेंट बात कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें यूएस का जो पेटेंट था, यूएस पेटेंट को रिसीव करने वाले फर्स्ट पर्सन थे। अब पेटेंट क्या होता है? अधिकार होता है, जो काम किया है तो उस आपने कोई काम किया है तो उसका अधिकार आपके पास है। कोई आपकी इच्छा के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकता, आपकी परमिशन उसमें लगेगी। जो आपने काम किया है वो आपका अधिकार है, कि आपने इन्वेस्ट किया है, वो पेटेंट अधिकार से समझ लीजिए। बोर्न बोर्न एंड अर्ली लाइफ के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने बताया विक्रमपुर में इनका जन्म हुआ, और शुरू की जो एजुकेशन थी गांव में ही हुई, बंगाली मीडियम में। उसके बाद 1869 में जगदीश चंद्र बोस जी कलकत्ता चले गए इंग्लिश सीखने के लिए, और सेंट जेवियर स्कूल एंड कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले ली। बीए इन फिजिकल साइंस 1879 वहाँ से उन्होंने कंप्लीट कर ली डिग्री। फिर 1880 में वो चले गए इंग्लैंड मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में, पर इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी इसीलिए उनको वापस आना पड़ा। 1885 में वो जब अब्रॉड से वापस आए, कुछ टाइम के लिए वापस आ गए थे फिर चले गए थे। 1885 में जब वो अब्रॉड से वापस आए तो उन्होंने बीएससी की डिग्री वहाँ से कर ली थी, और नेचुरल साइंस ट्राइपोज यानी कि स्पेशल कोर्स था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उस वहाँ पे उन्होंने ये किया था कोर्स। ठीक है, जब वो वापस आए तो उनको अपॉइंट कर लिया गया प्रोफेसर के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में कलकत्ता में। तो इससे आगे एक स्टोरी थी लेकिन हम स्किप कर रहे हैं उसको, कि वहाँ पर जब इन्होंने अपॉइंट कर लिया था तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस रहे। शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब उन्होंने अपॉइंट किया था तो इंडियंस को, जो फॉरेन नहीं, जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे, उन प्रोफेसर के बराबर काम तो वो लेते थे लेकिन सैलरी उतनी नहीं देते थे। हमारा जो टैलेंट था उसको कम ही आंकते थे। तो इनको भी इनके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम तो मिल गया, वो पोस्ट तो थी प्रोफेसर की, लेकिन उतनी सैलरी नहीं थी जितनी बाकियों की थी। फिर इन्होंने क्या किया कि
सैलरी लेने से मना कर दिया और 3 साल तक इन्होंने सैलरी ही नहीं ली थी। तो बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। ऐसा नहीं था कि इनके पिताजी डीएम थे तो बहुत अच्छी हालत थी, इनके पिताजी की डेथ भी हो गई, शादी भी हुई थी। इतना टाइम इनका ख़राब चल रहा था। बाद में जब वो सैलरी नहीं, और फिर उस टाइम में भी उन्होंने सैलरी 3 साल तक नहीं ली, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना गुजारा किया। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कितना था कि एक अच्छे खासे घर में ये रहते थे, उन्होंने वो घर अपना छोड़ के एक छोटे से घर में रहना शुरू कर दिया, और वो भी बहुत दूर ऐसे इलाके में जहाँ नदी से आ जा सकते थे। तो जैसे ये कॉलेज के लिए आते थे, नाव से आते थे, इनकी वाइफ इनको छोड़ने आती थी और शाम को नाव वापस ले जाती थी। फिर जब ये कॉलेज से जाएंगे तो फिर नाव में जाते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो इनकी लाइफ से जुड़ी हैं। फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। बात करते हैं कौन कौन सी इन्होंने इन्वेंशंस की थी। तो इन्होंने इन्वेंशन की थी वायरलेस टेलीग्राफी की, नॉट पेटेंटेड बट ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है इनके बारे में, पेटेंट का मतलब ये है ना कि लोगों को तक वो नॉलेज उतनी नहीं पहुंचेगी जब कोई उसका पेटेंट ले लेगा, अधिकार उस पर रखेगा। तो इनका ये था कि जब वो उनके पास कोई नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबके साथ शेयर करते थे। उसका अधिकार खुद के पास नहीं रखते थे ताकि सारे उसको शेयर कर पाएँ। हमारा देश गुलाम था, इनके पोटेंशियल को उतनी पहचान नहीं मिल रही थी, रिसर्च की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बावजूद इसके इनमें वो अद्भुत सी क्षमता थी जिस वजह से ये काम करते गए फुल डेडिकेशन के साथ, और आज इनका नाम हम याद करते हैं। तो ये जो काम किया था वायरलेस टेलीग्राफी, आज भी हम देखते हैं रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये जो काम करता है वो रेडियो वेव्स के थ्रू काम करता है, और इन्हीं की इन्वेंशन है ये। अब हम बात करते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। मार्कोनी का नाम आपको याद आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी से 2 साल पहले ही उन्होंने उस चीज़ को इन्वेंट कर लिया था, लेकिन पेटेंट नहीं लिया था। तो उनके मॉडल को उन्होंने अपना नाम देकर बाद में प्रेजेंट करके नोबेल प्राइज़ उसमें ले लिया था। ठीक है, जान रहे हैं हम इसके बारे में, धीरे धीरे जानते हैं। बोस ने अनाउंस किया कि आयरन मरकरी और आयरन कोहेरर विद टेलीफोन डिटेक्टर, ये एक डेवलपमेंट की थी इन्होंने। इन्हें पेपर प्रेजेंट ऑन द रॉयल सोसाइटी लंदन। देखो कुछ पेपर तो ये प्रेजेंट करते रहते थे। बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने ऐसे। रॉयल सोसाइटी, एक रॉयल सोसाइटी क्लब, ये एक क्लब था जिसमें किसी का कोई मेंबर अगर बनता था तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में भी इन्होंने बता दिया था, एग्जिस्टेंस होता है उसका उस टाइम पे ही। आप लोग फिजिक्स जिसने पढ़ी है वो जानते होंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर भी इन्होंने बता दिया था। ऑन September 14, 2012, Bose experiment work in millimeter band radio was recognized as an IEEE milestone in electrical and computer engineering। आज भी अमेरिका में कुछ और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने शायद ये अब ये प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जो असली इन्वेंटर जो है रेडियो का या रेडियो वेव्स के ऊपर जो काम किया गया है उसका, वो जगदीश चंद्र बोस हैं। ये भी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स के बारे में। अबाउट रेडियो रिसर्च, अब इनका काम देख लेते हैं कि क्या क्या काम किया इन्होंने। एक तो रेडियो के बारे में रिसर्च की, ओरिजिनल साइंटिफिक वर्क, एरिया ऑफ माइक्रोवेव इन्होंने ही काम किया। इन्होंने एक कॉम्पैक्ट एपरेटस डेवलप किया जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं, जिसकी वेवलेंथ रहेगी आपकी 25 to 5 मिलीमीटर। कॉसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए इन्होंने वो एपरेटस जनरेट किया था। कॉसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ सच एज रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं साइंस की, इनका मीनिंग आप समझते होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इन 1895 जेसी रिंग्स अ बेल एट ए डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोवाइडिंग द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी सेंड विदाउट यूजिंग वायर्स। अब जो ये रिंग वाला था, इसके पीछे एक कहानी थी कि वो जैसे वो नाव से आते जाते थे ना, और वो नदी के आर पार थे, तो वो एक बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिग्नल यहाँ से भेजा नदी की तरफ से अपनी वाइफ के पास, तो वो पहुँच गया था वहाँ से। फिर उन्होंने बाद में वो उस सिग्नल का एक डेमोस्ट्रेशन किया था ब्रिटिशर्स के सामने। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं इसके, हर फैक्ट के साथ जुड़ी है। वो जो 1896 में बोस ने क्या किया, लंदन में एक लेक्चर टूर पे गए,
और मार्कोनी भी थे वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पर वायरलेस एक्सपेरिमेंट किया ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस के सामने, और पोस्ट जो ऑफिस था उस उनके लिए। इन एन इंटरव्यू बोस ऑल्सो सेज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कमर्शियल टेलीग्राफी एंड अदर कैन यूज़ हिज रिसर्च वर्क। यही था इनका कि उनको उससे फ़ायदा नहीं चाहिए था। पेटेंट जो होता है ना, सारा बेनिफिट उसको जाता है, फिर सारे अधिकार कमर्शियल बेसिस पे अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो सारा का सारा जो पैसा बनेगा वो पेटेंट जिसके पास होगा उसको मिलता था। इनका ये नहीं था मकसद। तो उन्होंने कहा जो मैंने काम किया है उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसी का तो फिर फ़ायदा उठाया और फिर उस काम को यूज़ करके उन्होंने अपना नाम रख दिया आगे। प्लांट रिसर्च के बारे में बात करते हैं। प्लांट रिसर्च में इन्होंने कहा कि उनमें भी ज़िंदगी होती है। जो मैंने आपको बताया था क्रेस्कोग्राफ, ये एक बहुत सारे एपरेटस इन्होंने डेवलप किए थे, ये सबसे फेमस था। क्रेस्कोग्राफ जो था उन्होंने इन्वेंट किया था। एक ऐसी डिवाइस थी जो कि प्लांट की ग्रोथ को नोट करती थी, मेज़र करती थी। जैसे कोई सांस ले रहा है तो उसको करोड़ टाइम्स, 1 करोड़ टाइम्स वो बड़ा करके दिखाती थी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था जिससे कि ग्रोथ ऑफ प्लांट हम मेज़र कर सकते थे, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें। He founded the Bose Institute of Calcutta, devoted mainly to the study of plant. एक इंस्टीट्यूट बनाया था जो जिसमें प्लांट की स्टडी के लिए ही डिवोटेड था वो। इंस्टीट्यूट कैरीज रिसर्च ऑन द फील्ड टू भी, आज के टाइम की अगर बात करते हैं अदर फील्ड में भी वो रिसर्च होती है उसमें। साइंस फिक्शन की बात करते हैं। साइंस फिक्शन में वो लिखते भी थे, साइंस लिटरेचर भी लिखते थे वो, तो उनको फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन भी कहा जाता था। कुछ बुक्स थी जो उन्होंने लिखी थी। रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, प्लांट रिस्पॉन्सेज एज अ मीन्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये देख लीजिए आप। मोटर मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, ये कुछ बुक्स थी जो उन्होंने लिखी हैं, आप इनके बारे में जान सकते हैं। और इनको बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, देखो एक लिस्ट है पूरी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने सारे इनको अवार्ड मिले थे। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये इनकी जीवन के बारे में कुछ मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया कि क्या था मेन इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने क्या किया था। साइंस फिक्शन के बारे में, प्लांट रिसर्च के बारे में। अच्छा, प्लांट रिसर्च से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब इन्होंने प्लांट पे रिसर्च ये कर रहे थे, इन्होंने पाया, बात कहाँ से शुरू हुई थी। बचपन में आपको भी कहा जाता होगा कि शाम हो गई है, प्लांट्स को मत तोड़ो, पत्ते मत तोड़ो, इनको भी दर्द होता है। तो ये इनकी माता जी ने इनको बताया था और वही बात उनके दिमाग में रह गई थी कि अच्छा इनको भी दर्द होता है तो कैसे क्या होगा। फिर वो बड़े हो गए, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर एक बारी इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, प्रूव भी कर दिया। इन्होंने एक पॉइज़न का जो था इंजेक्शन लगाया उस पे, प्लांट पे, तो देखा इन्होंने जिस तरीके से हमारी नब्ज़ सिकुड़ती है ना, वैसे ही प्लांट की नब्ज़ सिकुड़ना शुरू हुआ। फिर इन्होंने वहाँ से और रिसर्च करना शुरू किया। फिर जब पूरा विश्वास इनको हो गया तो ब्रिटिशर्स के सामने, वेस्टर्न जो पीपल थे उनके सामने इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरीके से हो सकता है, होता है। तो जो वहाँ एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आए थे उनमें उनमें से किसी ने बीच में से उस इंजेक्शन की जगह पानी उसमें रख दिया था, और जैसे इन्होंने इंजेक्शन उस पौधे को लगाया तो पौधे पे कोई असर नहीं हुआ क्योंकि पानी था। पर ये फिर इतने हैरान हो गए थे, दुखी हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो इंजेक्शन खुद को लगाने लग पड़े। तो फिर उसने बोल दिया बीच में कि मैंने ये चेंज कर दिया था, तो उसने बताया अपने बारे में सच्चाई। फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका रिज़ल्ट जैसा उनको चाहिए था वैसा मिला। उसके बाद से फिर ये बहुत फेमस हो गए थे और इन्होंने ये क्रेस्कोग्राफ बनाई थी डिवाइस, जिसमें कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते थे क्या क्या काम किया है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इनसे रिलेटेड, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम स्किप कर रहे हैं इस क्लास में, क्लास बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन आप ज़रूर पढ़ना इसको। इनकी बायोग्राफी और इनके काम को ज़रूर पढ़ना और ये भी जानना कि किस तरीके से स्ट्रगल करके इन्होंने काम किया और पहचान दिलाई अपने देश को और एक अच्छा काम किया। आज भी ये संघर्ष चला हुआ है कि असली जो मार्कोनी जिनको बोला जाता है कि रेडियो का आविष्कार उन्होंने किया, असल में वो काम इन्होंने किया, ओरिजिनल वर्क इनका था, पर उन्होंने वो प्रेजेंट कर दिया। तो आज भी रिसर्च चली है कि ताकि वो प्रूव कर पाएँ कि वो काम उनका था। तो हमें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, गर्व के साथ अपने देश के बारे में जानना चाहिए, ऐसे महान साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहिए।
इनका जो काम हुआ है, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, डेडिकेशन इससे सीखनी चाहिए कि किस तरीके कैसे कैसे हालात में इन्होंने काम किया है, और हम भी कुछ अलग करके दिखाएं, वो हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ लेना, उसमें स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र भी आपको मिलेगा कि उनसे भी कैसे इंटरेक्शन हुई थी। कुछ इनकी बुक्स लिखी गई हैं, और भगिनी निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की स्टूडेंट होती है, एडिशनल उसमें ऐसे बोल रही हूँ मैं आपको पढ़ने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 23 नवंबर 1937 को इनकी डेथ हो गई थी। वी वुड लाइक टू एंड दिस प्रेजेंटेशन बाय कोटिंग The life story of Jagdish Bose is worthy of close and ardent considerations by all young Bengali whose purpose is shaping itself towards the surface of science or other high cause of intelligence or social spirit। यही सिखाया इन्होंने हमें, दूसरों के लिए काम करो। कमर्शियल अगर वो कर देते अपनी इंफॉर्मेशन को, पेटेंट को, तो वो भी बहुत अमीर बन सकते थे। लेकिन इनकी जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने एक ऐसा टाइम भी देखा है, ऐसा दौर भी देखा है जिसमें बहुत कठिन टाइम इन्होंने गुजारा है अपनी लाइफ का, और जो पैसे कमाए थे वो सारे डोनेट कर दिए थे रिसर्च वर्क के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।